नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी कमोडिटीज के खास शो में मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती हो, किसमें बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर इस शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। जी सर, एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। गोल्ड की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट से जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है, इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। गोल्ड के बाद कच्चे तेल पर भी बात होगी। कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी आती दिख रही है। ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, इस पर भी एक्सपर्ट से समझेंगे। अंत में बेस मेटल्स पर बात होगी। जानेंगे कि इंट्राडे में उनको लेकर, बेस मेटल्स को लेकर क्या ट्रेड नीति अपनाई जा सकती है। चलिए सर, शुरू करते हैं जो इस शो में बातचीत होगी। सबसे पहले बुलियन मीटर्स की बात करेंगे जिसमें गोल्ड और सिल्वर की बात होगी। तो बीते जो हमने देखा कि किस तरह से आज घरेलू बाजार की बात करें या फिर विदेशी बाजार की बात करें, दोनों जगह गोल्ड में तेज़ी दिख रही है। सर, आपसे शुरू करते हैं। सर, सवाल से शुरू करते हैं कि जो ये तेज़ी आ रही है गोल्ड में, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है सर? ये आई थिंक ये तेजी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। देखिए, सोने में हमने देखा कि 2 दिन पहले थोड़ा करेक्शन आया था क्योंकि ट्रेड टॉक्स की वजह से जो दबाव था, तनाव था, वो कम हो रहा था। सारे देश जो है वो ट्रेड टॉक्स के लिए तैयार हो रहे थे। चाइना के साथ भी अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, एक्सक्यूज मी, बट फिर भी वो टेंशन कम हो गया था। बट 2 दिन से हमने देखा कि तेज़ी बहुत लौट आई है सोने में खास करके। और उसकी एक वजह यह है कि हम मिडल ईस्ट में जो देख रहे हैं वो टेंशन वापस से हो गया है, जहाँ पे इजराइल अभी गाजा को वापस से लेने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपने रिजर्व फोर्स जो है वो भी तैनात कर लिए। सेकंड, अगर रीज़न देखें तो एक रिपोर्ट भी लीक हुई है कि जहाँ पे इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको भी टारगेट करना चाहता था मिलिट्री से, बट यूएस के हाँ नहीं थी। तो ये दो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से हमने तेजी देखने को मिली। दूसरा, अगर देखें तो अभी भी ट्रम्प जो है वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उस उन्होंने जो हॉलीवुड की मूवीज है जो यूएस से बाहर प्रोडक्श होती है उन पे 100% टैरिफ लगाई। और दूसरी ये भी बात की है कि वो फार्मास्यूटिकल्स पे भी 2 हफ्ते में टैरिफ लगाएंगे। तो ये वापस से टैरिफ की बात हो गई है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से वापस से जो सेफ हेवन डिमांड है वो सोने में आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जब तक 3300 के ऊपर डॉलर में सोना टिक रहा है, तब तक मुझे लग रहा है कि ऊपर 3360 से 3400 तक भी लेवल मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल ये जो सोने की तेजी है वो बरकरार रहेगी। आज फेडरल की मीटिंग भी है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट तो नहीं आएंगे, बट शायद थोड़ा हॉकिश स्टेटमेंट जरूर से आएगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है दोनों सोने और चांदी में बाय करके ही चले इंट्राडे में। खास करके अगर सोने की बात करें तो सोने में आज 1300 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिली है। तो थोड़ा अगर गिरावट मिलता है अराउंड 95,500 के करीब, एक बार बाय कर सकते हैं 96,500 के टारगेट के लिए, और 95,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, चाहे घरेलू बाजार की बात करें, विदेशी बाजार की, करीब सोना 1.5% के आसपास तेज़ी दिखा रहा है। सर, सोने में जो तेज़ी आनी थी आ चुकी है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि अब चांदी की बारी है। गोल्ड सिल्वर रेशो का भी जिक्र हो रहा था। अभी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि चांदी के मुकाबले गोल्ड ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अगर लास्ट वीक आप हम से पूछे तो मुझे लग रहा है कि मैं भी यही बोलता कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से वापस से लग रहा है कि सिल्वर है वो आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वो 104 से रेशियो 98 तक आ गया था। और एक्सपेक्टेड था कि ये 98 वाला रेशियो जो है वो वापस 90 से 88 तक आ सकता है। बट आज हमने देखा कि वापस 102 के ऊपर आ गया। दैट मीन्स कि वापस से सोना जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है चांदी के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अभी ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स नहीं आए हैं उसकी वजह से सोने में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। बट जैसे जैसे ये टेंशन थोड़े कम होंगे और जो ट्रेड टॉक्स जो चाइना और यूएस जो है वो बातचीत शुरू हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है चांदी जो है वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि कंपैरेटिवली चांदी अगर देखें तो काफ़ी सस्ते हैं, दोनों के प्राइसेस भी नियरली सेम है।
और ये गोल्ड सिल्वर रेशियो इतना हाई जो है वो सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी सोना ज़्यादा परफॉर्म करेगा। बट जैसे जैसे ही ट्रेड टॉक की बात आगे होगी तो मुझे लग रहा है चांदी जो है वो वापस से तेजी देखने को मिल सकती है सोने के कंपैरेटिवली। सर इसमें जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है इसमें ना $4500 इस साल के अंत तक आने का टारगेट दिया गया है। क्या लग रहा है सर, ये अचीव होगा टारगेट? आई थिंक 45 तो थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि 38 से 3900 तक के लेवल्स जो है वो शायद आ सकते हैं। उससे ज़्यादा फिर डिपेंड्स के ट्रम्प जो है वो और कहीं टैरिफ लगाते हैं या फिर जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो है इसराइल के और ईरान के, या यूएस का और ईरान जो है वो अगर कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो मुझे लग रहा है आसानी से 4500 4500 तक आ सकता है। बट अभी के लिए जो कंसर्न्स है और जो फैक्टर्स है फंडामेंटल, उस हिसाब से मुझे लग रहा है 3900 तक देख सकते हैं। सर अमेरिका और चीन का जो टैरिफ वॉर था, तनाव था, वो भी कम होता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका में मंदी की भी आशंका जताई जा रही है। फेड के जो ब्याज दर हैं उस पर भी कटौती होगी या नहीं, उस पर सबकी नजरें हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इसका कितना असर पड़ेगा सर सोने की कीमतों पर? देखिए अभी तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद जून में रेट कट होगा, क्योंकि ये जो लास्ट वीक हमने जॉब्स के डेटा देखे वो कहीं ना कहीं थोड़े अभी भी स्ट्रांग आए हैं, तो इसकी वजह से फेड पे अभी दबाव नहीं है रेट कट करने का। हालांकि गवर्नमेंट काफ़ी दबाव दे रही है फेड पे रेट कट करने के लिए, बट मुझे लग रहा है फेड जो इतनी इंडिपेंडेंस है वो रखेगी। और एक्सपेक्टेशन है कि ये कल के दिन जो फेड का रेट कट का डिसीजन आने वाला है वो तो कुछ नहीं आएगा। बट जैसे जैसे फेड के रेट कट नज़दीक आएंगे जून में, तो हमने हिस्टोरिकली देखा है जब जब भी फेड ब्याज दर अपने कट कम करती है तो सोने और चांदी, स्पेशली सोने में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यही है कि शायद जून के एंड में जब रेट कट होगा तो सोने में वापस तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल कल जो फेड का डिसीजन है उसमें तो लग रहा है कोई रेट कट नहीं आएगा। सर अगर लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो सोने की कीमत कहाँ तक जा सकती है? देखिए ये ईयर एंड के अगर मैं लेवल देखूं तो मुझे लग रहा है 1,05,000 से 1,08,000 तक एमसीएक्स में हम देखने को मिल सकते हैं। सेम वे अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉमेक्स में देखूं तो मुझे लग रहा है 38 से 3900 तक देख सकते हैं। तो आई थिंक सेफ टू से 1,05,000 से 1,08,000 तक के लेवल जो है वो एमसीएक्स में ये साल के एंड तक हम देख सकते हैं। अगर सर कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है सोने में तो अभी बना सकते हैं नई पोजीशन? यस देखिए नई पोजीशन, बट मैं ये बोलूंगा कि नई पोजीशन थोड़ा स्लोली बनाइए, क्योंकि वन एट अ टाइम मत दीजिए। थोड़े एसआईपी जैसा बनाइए कि जहाँ पे अभी भी एक नई पोजीशन ले सकते हैं, बट इसके बाद अगर 1,000 या 1,500 रुपये का अगर कोई करेक्शन आता है तो थोड़ा आप और फंड रख सकते हैं डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि वैसे भी हाई के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट अ टाइम ऑल मनी इन्वेस्ट करने जैसा नहीं लग रहा है। बट हाँ, टुकड़े टुकड़े करके एसआईपी जैसा अगर हो तो 95,000 और 92,000 ये दो लेवल जो है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार इन्वेस्ट वापस से कर सकते हैं सोने में। आगे जाके भी आई थिंक रिटर्न जो है वो स्ट्रांग ही रहेगा। जी बिल्कुल, आगे रिटर्न जो है स्ट्रांग रहने की उम्मीद है सर की कहना है। सर चांदी को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? देखिए चांदी में अभी भी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड ही पॉजिटिव रहेगा, बट ईयर एंड तक मुझे लग रहा है ट्रेड टॉक्स फ्रूटफुल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी को आई थिंक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा टैरिफ। तो मुझे लग रहा है चांदी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी, और चांदी 1,15,000 से 1,20,000 जो है वो लेवल मुझे लग रहा है एमसीएक्स में आ सकते हैं। और 38 से $39 जो है वो कॉमेक्स में दिख सकते हैं। तो आई थिंक मेरा सेफ टारगेट रहेगा 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में चांदी का। तो आई थिंक चांदी 15-20 दिन के बाद मुझे लग रहा है कि वापस से सोने के मुकाबले कंपेरेटिवली ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। जी बिल्कुल, ये हो गई बुलियन की बात, गोल्ड और सिल्वर की बात। अब एनर्जी मार्केट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल पर बात करेंगे। सर हमने देखा सोमवार को बहुत भारी गिरावट नज़र आई, चाहे घरेलू बाजार की बात करें या विदेशी बाजार की। विदेशी बाजार की देखें तो WTI और ब्रेंट क्रूड दोनों जगह गिरावट दिखी थी, लेकिन हालांकि आज जो है करीब करीब 1.5% की रिकवरी आती हुई दिख रही, चाहे WTI क्रूड की बात करें या ब्रेंट क्रूड की। सर ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है? ये रिकवरी ज़्यादा टिकाऊ नहीं लग रही है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि इतना स्ट्रांगली हमने करेक्शन देखने को मिला है
तो थोड़े शॉर्ट पोजीशंस है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक ही कर रहे हैं। और अगर किसी को नई शॉर्ट करनी है तो थोड़ा वो वेट करेंगे थोड़े ऊपर प्राइस आए तो, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है। हमने देखा कि ओपेक प्लस है, उन्होंने जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया है 4,11,000 बैरल्स का, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि आगे के साल में एटलीस्ट ईयर एंड तक जो सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिमांड है कहीं ना कहीं अभी भी वीक है टैरिफ की वजह से। इकोनॉमी अगर सारे देश कंट्रीज की देखे तो वो भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो एक जगह जहाँ पे डिमांड कम है और दूसरी जगह जहाँ पे सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है, तो आई थिंक ये सिनारियो में ओवरऑल अभी भी तेजी देखने को मिल नहीं रही है। आज के दिन थोड़ा वो भी इसीलिए हो सकता है क्योंकि मिडल ईस्ट में जो टेंशन है उसकी वजह से थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बट अनलेस एंड अनटिल यूएस और ईरान का कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये जो तेजी आई थिंक टिकाऊ नहीं है, थोड़ा ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा। सर अगर गिरावट आई आने वाले समय पर, जिस तरह से सोमवार को देखा गया इतनी भारी गिरावट, क्या ऐसे में क्रूड की प्राइस $50 के आसपास आने की भी संभावना है? देखिए $50 पे पहले भी हमने देखा है कि 55-54 जो है उसके नीचे सस्टेन कर नहीं पा रहा है, हालांकि कितने भी नेगेटिव फंडामेंटल्स हो। तो मुझे इस बार भी लग रहा है कि $50 तो शायद नहीं आएगा, बट 54 जरूर से आ सकता है, 54 से 52 के बीच में। $50 अगर आएगा तो भी मुझे लग रहा है शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस शेल जो प्रोड्यूसर्स है उन लोगों को एफोर्ड नहीं होगा, तो वहां से प्रोडक्शन कम थोड़ा होगा। तो ओवरऑल डाउनसाइड आई थिंक 54 से $52 हम रख सकते हैं एज अ सेफ टारगेट। सर मॉर्गन स्टैनली ने 2025 के क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के लिए जो ब्रेंट क्रूड के भाव का अनुमान है वो भी घटा दिया है, $5 घटाकर $62 के करीब रखा है। इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए सारे बड़े अगर ब्रोकिंग हाउस या बैंक्स देखे तो सबने रिवाइज किए टारगेट। मॉर्गन स्टैनली देखे, गोल्डमैन सैक देखे, तो सारे के ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सप्लाई उन्होंने बढ़ाया है, इनफैक्ट ओपेक ने अपनी शिफ्ट की है पॉलिसी, जहाँ पे वो प्राइस डिफेंड कर रहे थे पहले, अभी वो प्राइस नहीं डिफेंड कर रहे, अभी वो अपना मार्केट शेयर डिफेंड कर रहे हैं भले ही प्राइस नीचे जाए। तो आई थिंक ये पॉलिसी शिफ्ट की वजह से आगे जाके भी लग रहा है कि प्राइसेस में ज़्यादा अपसाइड नहीं होगी, क्योंकि उनका अभी चेंज हो गया है आइडिया। अभी वो लोग अपना मार्केट शेयर है वो बचाना चाहते हैं, प्राइस नहीं बचाना चाहते। तो इसकी वजह से लग रहा है कि ये साल पूरा जो सप्लाई है वो ज़्यादा ही रहेगा डिमांड के कंपेरेटिवली, और इसी वजह से उन लोगों ने जो एस्टिमेट दिया है वो नीचे का एस्टिमेट दिया है। और मुझे भी लग रहा है कि ये साल अगर एवरेज अगर देखें ब्रेंट के प्राइस, तो मुझे लग रहा है 60 से $62 के बीच में ही रहेगा। और शॉर्ट टर्म नज़रिए से देखें तो क्या आउटलुक रहेगा सर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर? देखिए शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लग रहा है गिरावट ही देखने को मिल सकती है, हालांकि ये प्राइस पे शायद नहीं देख सकते क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4960 4975 के करीब एक बार थोड़ी और रिकवरी आ सकती है, जहाँ पे एक बार शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली ले सकते हैं 5150 के स्टॉप लॉस से। और नीचे अभी भी मुझे लग रहा है 4700 का जो टारगेट है वो आ सकता है, तो थोड़ा उछाल पे बेचने की रिकमेंडेशन है। वैसे सर क्या लग रहा है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं क्रूड ऑयल पर? देखिए एक तो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर भी हमने देखा है कि थोड़ी वीक हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है, बट ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर दो ही है। एक तो ओपेक प्लस का जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि आगे जाके भी वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो एक नेगेटिव फैक्टर है। और दूसरा अभी देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसराइल और गाजा में, या फिर शायद इसराइल और ईरान में होगा, तो वो एक कहीं ना कहीं एक ट्रिगर रहेगा। तो आई थिंक एक तरफ नेगेटिव फैक्टर है सप्लाई का, और दूसरी तरफ अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो थोड़ा कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है अभी कच्चे तेल के लिए। जी बिल्कुल, बीते कारोबार में गिरावट के बाद आज रिकवरी दिख रही है, चाहे घरेलू बाजार की बात करें या विदेशी बाजार की बात करें। WTI क्रूड $58 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1.5% की रिकवरी है। ब्रेंट क्रूड लगभग $61 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी 1.5% की रिकवरी दिख रही है। अब सर नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक रहेगा सर? लेकिन नेचुरल गैस में 260 से 1316 का जो हमने बड़ी स्ट्रांग रैली देखने को मिली। हालांकि अभी अगर फंडामेंटल देखें तो कोई तेजी देखने को मिल नहीं रही थी, क्योंकि अभी विंटर सीजन ओवर हो गया, अभी समर सीजन हो गया, तो उसकी वजह से जो
कूलिंग डिमांड, हीटिंग डिमांड है वो कम हो जाएगी। अभी समर पीक में कूलिंग डिमांड हो सकती है। तो यूजुअली अप्रैल मई एक ऐसा महीना रहता है, सॉरी मार्च अप्रैल, कि जहाँ पे बहुत कम डिमांड रहती है। बट ये जो तेज़ी देखने को मिली वो एक न्यूज़ पे वो भी थी कि यूरोप जो है वो कम्प्लीटली रशिया से जो नेचुरल गैस जो पहले थोड़ा भी ले रहा था वो टोटली बंद कर देगा। तो उसकी वजह से ये नेचुरल गैस अभी वो लोग यूएस से लेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्वेंट्री कम हो सकती है। और यही फैक्टर की वजह से हमें तेज़ी देखने को मिली है। अभी अगर देखें तो फोरकास्ट ऐसा दिखा रहा है कि कोई ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तो डिमांड जो है वो वीक ही हो सकती है। रशिया से जो सप्लाई आने वाला था वो मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके भी थोड़ी गिरावट दिखने को मिल सकती है। तो ये जो तेज़ी थी आई थिंक खत्म हो गई है। अभी यहाँ से नेचुरल गैस में एक्सपेक्टेड है कि वापस से थोड़ी गिरावट आ सकती है। जी बिल्कुल, 305 के आसपास ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर। करीब 2% मतलब 2.25% की तेज़ी दिख रही है आज। सर क्या लग रहा है कि यहाँ पर अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है तो बना सकता है? ये ऐसे अगर थोड़ा भी उछाल वापस से मिलता है 310 के करीब, तो 316 के स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 300 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, ये हो गई एनर्जी की बात, और हमने बुलियन की बात की, गोल्ड सिल्वर की बात की, एनर्जी की बात की, क्रूड और नेचुरल गैस की। अब सर बेस मेटल्स पर भी बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स को कैसे देख रहे हैं सर? क्या आज कहीं ट्रेडिंग का मौका है आज? देखिए बेस मेटल्स में थोड़ी तेजी देखने को मिली। एक तो डॉलर इंडेक्स अगर देखें वापस 100 के नीचे आ गया है, तो वो थोड़ा बूस्टअप दिया है। हालांकि चाइना के जो सर्विस पीएमआई है वो कहीं ना कहीं काफ़ी वीक आए हैं। नए ऑर्डर्स जो भी हैं वो भी थोड़े वीक है, और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी वीक है। तो मुझे लग रहा है शायद अभी मार्केट बेस मेटल्स का वेट एंड वॉच मोड में है, कि अगर कहीं ना कहीं भी थोड़ी भी पॉजिटिव बात आती है टैरिफ की यूएस और चाइना के सामने, मुझे लग रहा है थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ये टैरिफ की बात कुछ हो नहीं रही है, मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज में रहेगा। तो आई थिंक अभी भी बुलिश बायस तो है, बट ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रहा। करेक्शन है वो भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है एक साइडवेज ही रहेगा। कॉपर एक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो कॉपर में 840 के करीब एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 850 के टारगेट के लिए। 835 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो सारे बेस मेटल्स में आउटलुक थोड़ा बुलिश है, और कॉपर थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बिल्कुल, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक में थोड़ी सी तेज़ी दिख रही है। कॉपर में थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है, लेड में सुस्ती दिख रही है। सर लेड और एल्युमिनियम को लेकर क्या रणनीति बना सकते हैं? देखिए एल्यूमिनियम में ज़्यादा शायद तेज़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि जो चाइना में स्मेल्टर प्रोडक्शन है वो थोड़ा ओवर कैपेसिटी पे है। और अभी चाइना में एल्यूमिनियम की जो डिमांड है वो थोड़ी कम है। मार्केट अभी भी वेट एंड वॉच मोड में है टैरिफ के ऊपर। अगर टैरिफ ज़्यादा लगती है तो एटलीस्ट एल्यूमिनियम की जो डिमांड है वो कम ही रहेगी। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि एल्यूमिनियम में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकता है। ठीक कॉपर जो है वही सबसे बेस्ट बेट है। तो कॉपर ही मुझे लग रहा है कि अगर तेजी आगे जाके भी होगी तो उसमें ज़्यादा होगी। एल्यूमिनियम लग रहा है कि थोड़ा लैगर्ड ही रहेगा। जी बिल्कुल। सर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेस मेटल्स पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं इस वक्त? देखिए एक तो चाइना का सबसे बड़ा फैक्टर है। चाइना पे हमने पहले भी देखा कि थोड़े बहुत वो बोल रहे थे कि कोई सब्सिडी देंगे, हालांकि वो भी आई नहीं है। और जो ट्रेड टॉक्स है यूएस और चाइना के, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो फ्रूटफुल होते हैं तो मुझे लग रहा है बेस मेटल में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर फ्रूटफुल नहीं होते हैं तो शायद मंदी हो सकती है। चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो ठीक ठाक आया है, सर्विस वीक है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये ट्रेड टॉक ही रहेंगे यूएस और चाइना के बीच में। जी बिल्कुल, चाइना जो फैक्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बेस मेटल्स के लिए। हमने ये मंडी मास्टर के शो में बात की, बुलियन पर बात की, गोल्ड और सिल्वर पर बात की। इसके अलावा एनर्जी पर भी बात हुई, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे। बेस मेटल्स पर भी सर की राय ली। अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है या पोजीशन बनाना चाहता है तो वो क्या रणनीति अपनाए, उस पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं क्या क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट को, उस पर भी बातचीत की गई। सर आपने अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लगातार मंडी मास्टर शो लेकर आ रहे हैं 9:30 बजे। इस पर जो कमोडिटीज़ मार्केट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, उसका अपडेट होता है, ट्रेडिंग कॉल्स भी होते हैं,
फैक्टर्स की बात होती है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी, जो सेक्टर्स हैं कमोडिटी से जुड़े हुए, उस पर चर्चा होती है। हम सवाल भी लेते हैं, अगर कोई कमेंट बॉक्स में सवाल पूछता है यूट्यूब चैनल द बोनस के, तो वो सवाल भी लेते हैं, उस पर भी एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, द बोनस के साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।